हेलो एवरीवन। आज पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर है, नियोजित विकास की राजनीति। मतलब सोची समझी योजना, मतलब उसका डेवलपमेंट, उसकी राजनीति। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें पहला पॉइंट है राजनीतिक फैसले एवं विकास। जैसा कि जब विकास की बात आई तो देखा गया उड़ीसा के क्षेत्र में लौ अयस्क संसाधन का विशाल भंडार था। लौ अयस्क वहाँ सबसे ज़्यादा था, तो इसलिए उसी क्षेत्र को डेवलपमेंट के लिए रखा गया कि अगर वहाँ से इस्पात वगैरह का मतलब यूज किया जाए तो उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा और हमारे देश का भी। क्योंकि इस्पात की मांग बढ़ने से इस राज्य का महत्व भी बढ़ गया। इस्पात की मांग, इस्पात का मतलब आपका स्टील से रिलेटेड है, तो उसको लौह इस्पात मतलब लोहा और इस्पात मिला हुआ, तो इसलिए वहाँ के डेवलपमेंट की बात की जाने लगी, मतलब राजनीति उसकी होने लगी। या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माताओं से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। मतलब उसके उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए वहाँ से इस्पात का यूज करके मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी वहाँ की सरकार ने उस पर सहमति पर हस्ताक्षर कर लिया। अब ये कहा गया कि अगर वहाँ उड़ीसा की जो लौह अयस्क था, इस्पात वगैरह के डेवलपमेंट की बात तो कर ली, तो उस डेवलपमेंट से लाभ क्या था, क्यों बात करी, कुछ लाभ तो होगा। तो उसमें यह है कि अगर पूंजी का निवेश होगा, फिर उसमें है कि कारोबार स्थापित होंगे वहाँ पे, फिर रोजगार वहाँ बढ़ेगा उड़ीसा में, फिर क्षेत्र का क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये थे लाभ। लाभ के पॉइंट थे कि अगर उड़ीसा में इस्पात का यूज किया जाता है, इस्पात वहाँ से लिया जाता है, निकाला जाता है, तो देश के विकास के साथ साथ उस क्षेत्र का भी विकास होगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा 4 पॉइंट, मेन 4 पॉइंट है कि पूंजी का निवेश होगा, कारोबार स्थापित होगा, रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास होगा। पर कुछ लोग इससे परेशान भी थे। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ का विकास होता है तो उसके साथ हानि भी जुड़ी होती है, प्रॉब्लम भी जुड़ी होती है। तो हानि क्या है, आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ेगा। क्योंकि उड़ीसा के उन क्षेत्रों में ये डेवलपमेंट मतलब वहाँ पे इस्पात की मात्रा सबसे ज़्यादा थी जहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे। तो आदिवासियों को जाहिर सी बात है, अगर वहाँ डेवलपमेंट होगा, वहाँ विकास होगा, वहाँ से इस्पात निकाला जाएगा, तो वहाँ के आदिवासियों को अपना जगह को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आदिवासियों के लिए ये प्रॉब्लम थी। फिर आजीविका छिन जाएगी। अगर वहाँ से वो विस्थापित होते हैं, क्षेत्र को छोड़ते हैं, तो वहाँ से जो उनकी आजीविका थी, जहाँ से वो खाने पीने का साधन वगैरह जो भी इकट्ठा करते थे, वो चीज़ें क्या हो जाएगी, वहाँ से अलग हो जाएगी, हट जाएगी। फिर तीसरी बात यह है कि पर्यावरण भी दूषित होगा। अगर वहाँ पे उद्योग वगैरह लगाया जाता है, इंडस्ट्री बैठाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण भी क्या होगा, प्रदूषित होगा, इन्वायरमेंट भी दूषित होगा। अब इसमें कुछ बातें हैं जो मेन, इसको देखते हैं। नोट क्या है, केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को लगता है कि उद्योग लगाने नहीं दिया जाए। अगर बाय दी उड़ीसा सरकार मना करती है या वहाँ के लोग मना करते हैं या पर्यावरणविद मना करते हैं कि तो अगर उद्योग लगाने के लिए मना किया जाए तो देश की छवि क्या होगी, खराब होगी। और यह कहा जाएगा कि संसाधन होने के बाद भी इस इलाके का विकास नहीं हो रहा। भाई लोग कहेंगे ही कि इसके पास हर चीज़ इन लोग के पास है, लेकिन फिर भी ये डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। फिर जनता से अगर बात करके जागरूक करके ये फैसला लिया जाए तो इसका विरोध नहीं होता। ये बात फिर राजनीति में ये सोची गई, मतलब लीडरों के माध्यम के द्वारा कि अगर वहाँ के जनता से, वहाँ के लोग, क्योंकि आदिवासी वहाँ विवाद पैदा कर दिए, विरोध शुरू कर दिए, तो ये कहा कि अगर वहाँ के लोगों से बातचीत करके अगर जागरूकता फैलाई जाए तो शायद वहाँ विकास हो सकता है। पर्यावरण एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी क्या है, जरूरी है कि उनसे पहले आए कि भाई इन्वायरमेंट कितना दूषित हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है। आगे पॉइंट पे चलते हैं। अब हम आते हैं वामपंथी की। वामपंथी किसको कहते हैं, ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं, उन्हें वामपंथी बोलते हैं। वामपंथी लोग होते हैं, मतलब एक तरह से ये एक दल जैसा है, एक लीडर जैसा है ना। तो वो वामपंथी लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है पॉइंट इसमें नीचे, दक्षिणपंथी। यह खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, मतलब जो इम्पोर्टेंट कार्य है उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये था दक्षिणपंथी का। फिर आते हैं हम आपने डेवलपमेंट में, इस चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में ही है, तो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि विकास का मतलब क्या होता है। विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक न्याय।
लिखा है कि विकास की धारणा विभिन्न तबकों के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास हो सकता है। जैसे इस्पात उद्योग लगाने वालों को लाभ था, लेकिन आदिवासियों को नुकसान था। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट विकास क्या है, लोगों का अलग अलग तरीके से बताया गया है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अगर डेवलपमेंट सोच रही है तो वो काफ़ी सही है, इस बात का भाई निकाला जाए, देश का विकास किया जाए। लेकिन वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए ये क्या था, प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ से उनको जगह खाली करवाई जाएगी। तो इसी तरीके से विकास के दो मॉडल के रूप में देखा गया है। विकास के दो मॉडल क्या, एक पूंजीवाद मॉडल जो अमेरिका यूज करता है, और दूसरा है समाजवादी मॉडल जो हमारा देखते हैं कि रूस ने समाजवादी मॉडल को अपनाया और पूंजीवादी मॉडल को किसने अपनाया, अमेरिका ने, और आज भी है। तो पूंजीवादी मॉडल होता क्या है, जिसमें एक तरह से देखा जाए हर एक चीज़, मतलब जो भी गवर्नमेंट का एक तरीके से कार्य करती है वो एक तरह से प्राइवेट तरीके से वर्क हो, उसे हम पूंजीवाद मॉडल बोलते हैं। और समाजवादी मॉडल किसे कहते हैं, जो सब कुछ गवर्नमेंटेड हो। जैसे हमने देखा वो अपने भी देश में देखेंगे ज़्यादातर शुरुआत में समाजवादी मॉडल के जैसे ही था, जैसे हर एक चीज़ गवर्नमेंट के अंतर्गत हो, चाहे वो स्कूल हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, सब कुछ मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से हो, तो उसे समाजवादी मॉडल बोलते हैं। देखिए भारत ने दोनों ही मॉडल को नहीं अपनाया। भारत ने उन्होंने क्या किया, इन दोनों का मिश्रित कुछ भाग को अपनाया। जैसे भारत ने दोनों ही मॉडल नहीं अपनाए, भारत ने दोनों मॉडलों में से कुछ बातों को अपनाकर एक नया मॉडल अपनाया है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। तो ये क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने अपनाया, तो भारत ने अपनाया। मतलब ना पूर्ण रूप से ना पूंजीवादी है हमारा भारत और ना ही समाजवादी। आप देख सकते हो कि करंट में भी कि गवर्नमेंटेड स्कूल भी हैं। अगर एक स्कूल पे एग्जांपल लिया जाए तो गवर्नमेंट स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है, अगर स्कूल के माध्यम से। इसी तरह गवर्नमेंट कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही है, ना कि पर्टिकुलर एक है। इसलिए दोनों ही मॉडल को उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। तो हमारा जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बॉम्बे प्लान क्या होता है। बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ, है ना, इकट्ठा हुआ। इस समूह में देश के नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने की बात की गई। इसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। एक नियोजित अर्थव्यवस्था, एक मतलब सोची समझी अर्थ विकास को लेके, मतलब ये प्लान बनाया गया, बॉम्बे प्लान। उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य था कि सरकार उद्योगों तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, मतलब विकास के क्षेत्र में निवेश करने के लिए, कि इसके क्षेत्र में डेवलपमेंट हो देश का। आते हैं पंचवर्षीय योजना में, कि पंचवर्षीय योजना क्या है। तो जैसा कि इसका नाम ही है पंचवर्षीय, मतलब 5 साल की योजना, है ना, तो इसे पंचवर्षीय योजना कहेंगे। अब इस योजना के तहत होता क्या है, देखिए आगे। भारत ने सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए आमदनी तथा खर्च की योजना होगी। इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। 2 हिस्सों में, केंद्र सरकार का बजट अलग और राज्य सरकार का अलग। फिर इसमें आता है कि गैर योजना व्यय, सालाना आधार पर दैनादिन मतलब दिन का मदों पर खर्च किया गया व्यय। और दूसरा होता है व्यय योजना, तय की गई प्राथमिकता को ध्यान में रखकर अगले 5 साल का खर्च। कि एक तो मान लीजिए रेगुलर का मतलब एक तरह से खर्च हो गया, जिसे के लिए कहा गया गैर योजना व्यय। और दूसरा कि 5 साल के लिए, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी वगैरह है, डेवलपमेंट है, ये बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे मान लीजिए वो बांध वगैरह को निर्माण करना, जैसे मेट्रो का निर्माण करना, ये सब हो गया आपका जो 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनको बड़े बड़े कार्य को, ठीक है। अब आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना थी क्या, पहले कब लागू हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 51 से 56 तक चली। 5 साल की ये योजना थी। योजना को तैयार KN राज ने किया था। इस योजना को जो तैयार किया था उनका नाम था KN राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक बल कृषि क्षेत्र पर दिया गया। कृषि पर क्यों दिया गया, कि अगर कृषि का डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है देश का विकास होगा, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत है तो एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि पर सर्वप्रथम बल दिया गया, ठीक है। फिर लिखा इस योजना के अंतर्गत बांध सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, कि भाई कृषि का विकास तभी हो सकता है जब अत्यधिक बांध बनाए जाए, सिंचाई कार्य में विकास के लिए विकास किया जाए, नहरें बनवाई जाए। तो ये बांध बनवाया गया, सिंचाई, जैसे आपने नाम भी सुना होगा भाखड़ा नंगल बांध, है ना।
तो इसमें भाखड़ा नंगलबाद जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि बांटी गई। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में, जैसे हमने भाखड़ा नंगलबाद का एक बार आपको 11th में जिक्र भी किया था, ये कई क्षेत्र को एक साथ जोड़ता है। जैसे आपका वो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, और क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, इन सब पूरे क्षेत्रों को क्या करता है, ये कवर करता है। भूमि सुधार पर जोर दिया गया, तो इसलिए भूमि सुधार पर जोर देके भूमि का अगर सुधार किया जाएगा, उपजाऊ किया जाएगा, तभी कृषि की फसल होगी वो उपजाऊ होगी। और अगर कृषि अच्छा हुआ तो जाहिर सी बात है कि अन्न उत्पादन ज़्यादा होगा तो देश का विकास अच्छे तरीके से होगा। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में था कि पहली में कृषि को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। अब जब कृषि के डेवलपमेंट पे विकास होने लगा तो फिर उसके आगे सोचा गया कि औद्योगिकरण किया जाए, वहाँ उद्योगों का भी विकास किया जाए। तो देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना का वही 1956 से लेके 61 तक, मतलब 1956 से लेकर 1961 तक की थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना को किसने तैयार की, पीसी महालनोबिस ने किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कोशिश तेज रफ्तार से संरचनात्मक परिवर्तन करने की थी, मतलब उद्योगों का विकास था सबसे ज़्यादा, कि मतलब हम हर जगह उद्योगों का क्या करें, उद्योग को लगाए, उद्योगों का निर्माण करें। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों को आगे बढ़ाने की सहायता मिली। फिर लिखा है, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। तो ये सोचा गया कि उद्योग का विकास किया जाए इस बात के थ्रू, मशीनरी, संचार, सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब हर एक तरह से डेवलपमेंट किया जाए। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थी। आपको ध्यान रखोगे, औद्योगिकरण का विकास पहले में था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण। औद्योगिकरण द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक आयाम मिला। और देखिए आयाम कब मिला, एक जो पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता था वो योजना आयोग के तहत लागू किया जाता था। योजना आयोग था जो निर्माण करती थी पंचवर्षीय योजना की। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में, 1950 में। अध्यक्ष थे उनके प्रधानमंत्री, मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। कार्य, पंचवर्षीय योजना बनाना, मतलब 5 साल का कार्य बनाना। संसाधनों का सही प्रकार से इस्तेमाल करें। योजना के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करना कि वो कार्य हुआ या नहीं हुआ। तो फिर इसी को क्या नाम है, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो इसी योजना आयोग को नीति आयोग का नाम दिया गया, नीति आयोग बना। और पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया, हटाकर एक ही साल के लिए कर दिया गया ये नीति आयोग। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, हो सके इस समय कोई और भी हो। ठीक है, और इसके बाद तो उपाध्यक्ष उस समय अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन इस समय करंट में देखा जाए तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। सीईओ अमिताभ कांत हैं। टोटल मेंबर इसमें 8 होते हैं। पूर्वकालिक 5 सदस्य होते हैं इसमें पहले के, और अंशकालिक सदस्य 2। तो कहने का मतलब नीति आयोग जो बनाई गई 1 ईयर्स के लिए रही, और पहले था कि हर राज्य के मुख्यमंत्री इसमें ऐड नहीं थे। तो टोटल मेंबर 8 थे, पूर्णकालिक सदस्य 5, अंशकालिक 2 सदस्य और एक प्रधानमंत्री, मिलके सब 8 सदस्य हो गए। हाँ, थोड़ा सा अंतर ये है योजना आयोग नीति आयोग में कि जो नीति आयोग बनी इसमें हर एक राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। जब ये बैठक होती है साल भर के लिए, मतलब क्या रूल लागू होगा, 2014 में इसको बनाया गया था, 15 से लागू किया गया था इसको। तो इसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी होते हैं, और जो केंद्र प्रशासित राज्य है, केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, उनके क्या उपराज्यपाल होते हैं। तो इन सभी की बैठक होती है एक साथ, और फिर इस नीति आयोग का मतलब जो रूल है उसको फॉलो किया जाता है। तो ठीक है, ये आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।